नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा की बात कर रहे थे हम लोग। 12वीं के साथ में रीट की बात हो रही थी। रीट में हमने बात करी थी शुक्राणु के बारे में। और आप सभी लोगों को पता है कि जब शुक्राणु जनन की बात हुई, तो शुक्राणु जनन के बाद में एक टॉपिक आता है शुक्राणु रूपांतरण। आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे वीडियो को मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लगातार इस चीज़ को देख भी रहे हैं। थोड़े से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि अपने जितने दूसरे मित्र हैं उनको भी आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों परसों के दिन की बात है, एक मित्र यहाँ कहूँगा कि एक विद्यार्थी ने पहली बार इस चैनल को देखा और अपने जितने भी सहपाठी थे उनको शेयर किया। उसने मुझे व्हाट्सअप भी किया मेरे निजी नंबर पर 9928544989 पर। और जब मैंने नंबर उसने देखे होंगे, पुराने वीडियो में मैंने नंबर दे रखे, तो व्हाट्सअप के माध्यम से उसने बोला कि सर आप पूरा वीडियो कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, तो मैं अपने मित्रों को सेंड कर रहा हूं। और उसका प्रभाव मुझे दिखा। काफ़ी विद्यार्थी हमें एक साथ जुड़ गए हमारे यूट्यूब पर। लगभग 100 से 150 विद्यार्थियों का जो उछाल आया उसको हमने देखा, महसूस भी किया। और उन लोगों को काफ़ी पसंद आए ये सारे वीडियो कि सर हमें जिस चीज़ की तलाश थी वो आज पूरी हुई। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप एक प्रयास करते हैं छोटा सा कि अपने मित्रों तक सेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आप तक अचानक मिल गई हो यूट्यूब पे। ये भी हो सकता है कि आपको किसी विद्यार्थी ने भेजा हो। तो ज्ञान हमेशा बांटने के लिए होता है। अपने सारे विद्यार्थियों को, सारे मित्रों को सेंड कीजिए ताकि पता लगे कि वो विद्यार्थी जिनके पास में साधन सीमित हैं लेकिन वो भी अध्ययन कर सकें। और यूट्यूब के ऊपर ये डाले गए वीडियो पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं, आपको पता ही है। और आप 1.5 GB 2 GB नेट तो वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। 20 मिनट के वीडियो में आपको कौन सा नेट खर्च हो जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से इसका अध्ययन कीजिए। एक बात और कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, रीट के एग्ज़ाम होंगे, तो अब तो पढ़ना चाहिए, बाकी फैसला आपका है। चलिए, शुक्राणु रूपांतरण की मैं बात कर रहा हूं। तो शुक्राणु रूपांतरण क्या है? शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा जो क्या कहूँगा मैं, शुक्र जनन की, पहले समझ लेते हैं इसको। शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा जो गोल शुक्राणु है, जो अगतिशील शुक्राणु है, वो किस में बदल जाएंगे? एक धागे नुमा संरचना के अंदर या चम्मच नुमा संरचना में बदल जाएंगे। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? शुक्राणु का रूपांतरण। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या लिखेंगे अपन? शुक्राणु जनन की क्रिया में गोलाकार अगतिशील शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु में रूपांतरण होता है। क्या बदलाव आता है? तो इसमें एक्रोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है। और जब एक्रोसोम बनेगा, किससे बनेगा? जो किससे बनता है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम यानी कि एक्रोसोम किससे बनेगा? एक्रोसोम बनेगा आपके गोल्जिकाय से, गोल्जिकाय से निर्मित होता है। ठीक है, गोल्जिका से क्या हो जाएगा? एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा। गोल्जिका से एक्रोसोम निर्मित होगा। आखिरकार शुक्राणु का यह रूपांतरण या शुक्राणु की यह प्रक्रिया किन चीज़ों पर निर्भर करती है? क्या चीज़ वो है जिन पर शुक्राणु का पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्राणु तापमान, जो भी टेम्परेचर है, हमेशा ध्यान रखना शुक्राणु तापमान के ऊपर भी निर्भर करेगा, है ना। आपकी मानसिक जो स्थिति है उस पर भी शुक्राणु क्या होगा? निर्भर करेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या उस चीज़ में कोई परेशानी है, तो उस स्थिति में शुक्राणु की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। और शुक्राणु का तापमान अगर टेम्परेचर अधिक है तब भी ये चीज़ उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या FSH हार्मोन होगा, उसके द्वारा भी क्या होगा? शुक्राणु के निर्माण पर प्रभाव होगा। मैंने क्या बात करी? शुक्राणु तापमान, मानसिक स्थिति, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH
और FSH यानी कि फेलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, पुट्टीय उद्दीप्त हार्मोन पर क्या होगा, निर्भर करता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु का जो निर्माण है वो विपरीत परिस्थितियों और सही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होता है। जैसे कि रिसेंटली जो एग्जाम्पल थे आप लोगों ने देखे होंगे कि कई ऐसे दंपति थे जिनके कई लंबे समय से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, फिर भी जो पिछला लॉकडाउन जो गया था, इस वर्तमान लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहा है, पिछला लॉकडाउन यानी कि 2020 के लॉकडाउन में उन लोगों ने प्राकृतिक रूप से बच्चों को प्राप्त किया था, कोई कृत्रिम विधि का उपयोग नहीं करने के बाद में। क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आती है, मानसिक स्थिति आ जाती है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ चुकी थी कि अब प्राकृतिक रूप से संतान पैदा नहीं होगी, कोई हमें IVF का यूज़ करना ही होगा। लेकिन क्या हुआ, उस समय किसी प्रकार का कोई ऑफिस लोड नहीं था, किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक तनाव नहीं था, पारिवारिक चिंताएं नहीं थी, व्यक्ति को केवल और केवल कहाँ रहना था, घर पे रहना था। ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से उनकी तनाव की स्थिति दूर हो गई और शुक्राणु का निर्माण अच्छे ढंग से हुआ, जिससे वो प्राकृतिक रूप से भी पिता और माता बन सके। ये तो बात होगी मानसिक स्थिति। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की अगर अपन बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही निर्भर करते हैं और व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, हार्मोन का स्त्रावन होगा और तभी शुक्राणु क्या होंगे, पूर्ण रूप से निर्मित होंगे और सही ढंग से रूपांतरित होंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि LHS हार्मोन जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, उसको थोड़ा सा अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है देखते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, LH जो है, वो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। क्या करता है, लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। अब मेरी बात को समझना, LH हार्मोन रिलीज हुआ, है ना, जैसे ही LH हार्मोन रिलीज हुआ, इसने क्या किया, लेडिंग कोशिकाएं थी उनको क्या किया, उद्दीप्त किया। अब लेडिंग कोशिकाएं अगर उद्दीप्त होंगी तो क्या करेंगी लेडिंग कोशिकाएं, आपको पता ही है कि जब लेडिंग कोशिकाएं क्या करेगी, ये एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन स्रावित करेगी, जैसे बोलते हैं एंड्रोजन का स्राव करती है। क्या करती है, एंड्रोजन का स्राव करती है। और आप लोगों को ध्यान होगा, जब कहीं पर भी एंड्रोजन का स्राव होगा तो क्या प्रेरित होगी, शुक्र जनन की क्रिया प्रेरित होगी, शुक्र जनन की क्रिया बनेगी, क्रिया प्रेरित होगी। अब अगर शुक्र जनन की क्रिया प्रेरित हुई तो क्या बनेंगे, शुक्राणु ज़्यादा बनेंगे, और शुक्राणु ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन हुआ तो क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि जब किसी मनुष्य के अंदर LH हार्मोन की यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, लेडिंग सेल्स को क्या कर देगी, उद्दीप्त करने का कार्य करेगी, और लेडिंग सेल्स क्या करेगी, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करेगी, और एंड्रोजन हार्मोन से क्या होगा, शुक्र जनन की क्रियाएं प्रेरित हो जाएंगी, और शुक्र जनन की क्रियाओं से क्या होगा, तो शुक्राणु का निर्माण होगा, और शुक्राणु का निर्माण अधिक मात्रा में होगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और निषेचन होने की संभावना बढ़ने से क्या हो जाएगा, संतान उत्पन्न होने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही हुआ था 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान ऐसे दंपति जिन्हें संतान नहीं हो रही थी उनमें भी क्या हुआ, संतान को उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हुई। चलिए, अब इसके बाद में बात आती है कि आखिरकार शुक्राणु कितने समय तक रह सकता है ना। अगर बात करूं मैं प्राकृतिक रूप से शुक्राणु लंबे समय तक रह सकता है, लंबे समय, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा कि जितने भी नर हैं उनमें नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु का निर्माण होने की जो एक क्रिया है वो एक आयु के बाद में, युवावस्था के बाद में नियमित रूप से होती है। जिस प्रकार से महिलाओं में मासिक धर्म की अपन बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन जो बात करेंगे वो रुक जाता है, लेकिन
नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण हमेशा चलता है, तो इसका लंबे समय तक ये क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन बाह्य वातावरण यानी कि विषम परिस्थितियां, बाह्य वातावरण का मतलब ये हो गया कि विषम परिस्थितियां, जो बाहर का माहौल है उसमें ये लगभग 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के भीतर भीतर ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये हमने पूरी की पूरी बात करी। अगला जो टॉपिक हमारे पास में आ रहा है वो है हमारे पास में शुक्राणु की संरचना। बहुत ही महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है रीट वालों के लिए, और जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करके बनाया है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप तुरंत प्रभाव से इसमें जुड़ जाइए और अपने मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए, और लाइक तो आपकी इच्छा है तो कर ही दीजिए। और रही बात, अगर इस चीज़ को अगर आपको पसंद आता है तो अपने जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मित्र हैं, उनको प्रेक्षित कीजिए, भेजिए, और एक बात कहिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके लिए उपयोगी हो। अगर उपयोगी है तो ही सब्सक्राइब करें, बाकी ना करें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।